नमस्कार। इजराइल हमास संघर्ष में पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ हुआ है लगता है। जी बिल्कुल, जमीनी कार्रवाई भी और पर्दे के पीछे की बातचीत भी। हाँ, तो हमारे पास जो रिपोर्ट्स और अपडेट्स हैं वो गाजा, अमेरिका, यूएन मतलब कई जगहों से आ रही हैं और काफी कुछ बता रही हैं। आज की चर्चा में कोशिश यही रहेगी कि ये जो ताज़ा घटनाक्रम है इनको थोड़ा समझें, मतलब सैन्य चालें क्या हैं, बातचीत कहाँ तक पहुंची और वो जो मानवीय संकट है वो कितना गहरा गया है। सही। तो शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स मतलब आईडीएफ उसने हमास के एक बहुत सीनियर कमांडर को निशाना बनाया। हाँ, ये खबर आई है। लेकिन दूसरी तरफ युद्ध विराम के लिए भी जबरदस्त दबाव बन रहा है, कोशिशें चल रही हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ, चलिए इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले जमीन पर क्या हो रहा है वो देखते हैं। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा के लोगों को, खास तौर पर जबालिया और गाजा शहर के रहने वालों को दक्षिण में जाने को कहा है। अल मवासी नाम की जगह पर उसको वो एक मानवीय क्षेत्र जैसा बता रहे हैं। हाँ, ये मानवीय क्षेत्र का जो आइडिया है, लेकिन साथ में ये चेतावनी भी दी है कि देखिए गाजा में कोई भी जगह पूरी तरह से सेफ नहीं है, खासकर जहां उन्हें लगता है कि बंधक हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये आदेश जो आए हैं वो भारी बमबारी के बाद आए हैं, जिनमें काफी आम लोग मारे गए हैं। हाँ, तो ये जो मानवीय क्षेत्र वाली बात है ये थोड़ी पेचीदा है ना? क्या ये वाकई लोगों की सुरक्षा के लिए है या फिर ये किसी बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी है? सही सवाल है। देखिए, यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने भी अमेरिका के सहायता मॉडल पर सवाल उठाया था। उन्होंने इसे सैन्यकृत कहा। अच्छा। हाँ, उनका कहना था कि लोगों को ऐसे इलाकों में भेजना जहां सेना ऑपरेट कर रही है ये तो असल में उनकी जान जोखिम में डालना है। तो सोचना पड़ेगा कि इन आदेशों का असली मकसद क्या है। और इसी माहौल में आईडीएफ ने कंफर्म भी किया है कि गाजा शहर के सबरा इलाके में एक हवाई हमला हुआ जी, और उसमें हमास के एक सीनियर मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हाकिम मोहम्मद इसा अल इसा वो मारे गए हैं। हाँ, देखिए, जब इस तरह लीडरशिप को टारगेट किया जाता है तो इसका संघर्ष पर सीधा असर पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या इससे हमास वाकई कमजोर होगा या फिर वो बदले की कार्रवाई और तेज कर देगा। अक्सर हमने देखा है कि ऐसे हमलों के बाद स्थिति और बिगड़ जाती है। ये तो हुई लड़ाई की बात, लेकिन दूसरी तरफ ये जो युद्ध विराम की कोशिशें हैं उनमें भी बड़े अजीब मोड़ आ रहे हैं। हाँ, वो ट्रंप वाली खबर। हाँ, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि एक हफ्ते में सीज फायर हो और बंधक रिहा हो, और सुनने में ये भी आया है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास से बात कर रहे हैं। पर ट्रंप ने जो शर्तें रखी हैं कि लड़ाई बंद हो और इजरायली सेना वापस जाए, वो शर्तें तो इजराइल शायद अभी मानने को तैयार नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और इन बातों में कई दिलचस्प चीजें हैं, जैसे ट्रंप का ये कहना कि नेतन्याहू का जो भ्रष्टाचार का केस चल रहा है उसे फिलहाल टाल दो। हाँ, ये भी कहा उन्होंने, ताकि शांति प्रयासों पर फोकस रहे। ये अपने आप में एक अलग ही कूटनीतिक चाल लगती है। मिस्र, कतर, अमेरिका वो तो मध्यस्थता कर ही रहे हैं। हाँ, लेकिन ट्रंप के इस तरह से बीच में आने से समीकरण थोड़े और उलझ गए हैं, ऐसा लगता है। और अमेरिका की बात चली है तो एक और अहम बात हुई। अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो प्रस्ताव वीटो कर दिया। हाँ, वीटो कर दिया, जिसमें गाजा में फौरन और बिना किसी शर्त के युद्ध विराम की मांग की गई थी। अमेरिका का तर्क था कि इससे जो बातचीत चल रही है उसको नुकसान पहुंचेगा। ये अमेरिका की, आप कह सकते हैं, एक तरह की दुविधा दिखाता है। ये शायद दुविधा नहीं, उनकी प्राथमिकता दिखाता है। मतलब एक तरफ वो बातचीत में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ यूएन में इजराइल के लिए वीटो इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये विरोधाभास तो है। तो ये उनकी विदेश नीति में संतुलन और उनकी प्राथमिकताओं पर रोशनी डालता है। इसके कूटनीतिक मायने काफी गहरे हैं कि वो किसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और ये मामला सिर्फ गाजा तक ही नहीं रुका है ना? पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। व्हाइट हाउस के बारे में खबर है कि वो इराक और कुवैत से अपने कर्मचारियों को निकालने की योजना बना रहा है। जी। ईरान के सर्वोच्च नेता ने भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले की धमकी दी है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अमेरिका शायद कुछ हफ्तों में यह तय कर सकता है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए क्या इजराइल ईरान तनाव में सीधे सैन्य हस्तक्षेप करना जरूरी है, नहीं? हाँ, और ये क्षेत्रीय तनाव जो है वो गाजा के संघर्ष से बिल्कुल अलग नहीं है। ये उसी आग में घी डालने जैसा काम कर सकता है। सही। पूरी स्थिति और ज्यादा विस्फोटक हो सकती है। हर घटना कहीं न कहीं दूसरी से जुड़ी हुई है। और इन सब के बीच जो आम लोग हैं उनकी हालत तो बस बदतर होती जा रही है। मानवीय स्थिति बहुत गंभीर है। जी, बहुत ज्यादा। अमेरिका समर्थित एक संस्था है गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF, उसने अपना काम रोक दिया है। हाँ, ये बड़ी चिंता की बात है। वजह बताई जा रही है कि उन्हें हमास से धमकियां मिल रही थी और जहां वो सहायता बांट रहे थे वहां हिंसा हुई, जिसमें कम से कम 8 सहायता कर्मी मारे भी गए। बहुत दुखद है ये।
दूसरी तरफ इजराइल ने उत्तरी गाजा में मदद रोक दी है, ये कहते हुए कि हमास सारी सप्लाई अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, ये आरोप लगाया है। हालांकि यूएन और जीएचएफ दोनों ने इस दावे को जोर देकर नकारा है। देखिए, ये जो सहायता पहुंचाने में रुकावटें आ रही हैं, चाहे वो हिंसा की वजह से हों या फिर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के कारण, ये जमीन पर लोगों की मुश्किलें बस बढ़ाई रही हैं। वो जो महासचिव गुटेरेस ने सैन्यकृत सहायता की चिंता जताई थी, वो यहाँ और ज्यादा सही लगती है। जब मदद पहुंचाना ही इतना खतरनाक और इतना विवादित हो जाए, तो फिर आम लोगों तक राहत कैसे पहुंचेगी? तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, तो तस्वीर ये बन रही है कि एक तरफ सैन्य अभियान और तेज हो रहे हैं जी, दूसरी तरफ युद्ध विराम के लिए बड़ी जटिल और कई बार विरोधाभासी कोशिशें चल रही हैं। क्षेत्रीय तनाव भी है जो कभी भी बढ़ सकता है। बिल्कुल और इन सब के बीच गाजा में आम लोगों के लिए हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। सही कहा आपने। और यहाँ शायद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है सोचने के लिए कि ये जो सारी ताकतें हैं जो अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं, सेना की ज़रूरतें, कूटनीति की मजबूरियां, क्षेत्रीय दुश्मनी और ये भयानक मानवीय तबाही, क्या इनके बीच से होते हुए स्थायी शांति का कोई रास्ता सच में निकल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर हम बस एक और ज्यादा उलझे हुए और शायद और लंबे चलने वाले संघर्ष की तरफ ही बढ़ रहे हैं? ये सवाल आने वाले वक्त के लिए बहुत अहम रहेगा।